अब आते हैं आगे की तरफ और पढ़ते हैं मैम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, ये देख सकते हो हमारे सेल के बिल्कुल बीचों बीच का भाग। मुखिया जी, मुखिया जी कि मैम कैसे हैं ये मुखिया जी, आइए देखें। अगर मेरे पास एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में बीचों बीच में एक मुखिया जी को बिठा देते हैं। जैसे आपके घर बाहर की तरफ मुख्य द्वार था, अंदर एक और मैम गेट था। अंदर आए तो बीच में बैठे हैं आपके हेड ऑफ द फैमिली। सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। मानते हो इस बात को कि मैम जितना भी फैसला आपके घर में मम्मी पापा दादाजी दादी कोई तो ऐसे होंगे जिनके हाथ में सारी कमान होगी कि भैया जो उन्होंने कह दिया वही होगा काम। ऐसे ही सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ये इसका ब्रेन है। ये हर एक क्रिया को कंट्रोल करता है और हर सेल के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होते। हर कोशिका के पास अपना अपना एक नाभिक पाया जाता है। तो बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ, ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म बह रहा है मैम, ठीक है ना, ये रहा। और इस न्यूक्लियस को अगर हम देखेंगे तो कहाँ है, सेंटर में है। अब आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस क्या सबके पास है, डेफिनेटली मैम प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है, लगभग सभी के पास होता है। और बीच में बैठा होता है। इसके ऊपर भी एक लेयर लगी होती है, यानी ये दो झिल्लियों से घिरा होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कितनी लेयर है, दो लेयर है। एक लेयर से काम नहीं चलता मैम, कितनी लेयर होती है, दो लेयर होती है। इस बाहर की लेयर पर ना छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। देखो इधर ध्यान से, ये देखो, इस पर छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं, जो बाहर वाली परत होती है, ताकि इसमें से जो भी आपकी सामग्री है वो अंदर की ओर आसानी से जा सके। दिखाई दे रही है क्या सभी को, है ना। तो बाहर वाली परत पे क्या है, छोटे छोटे से छिद्र हैं कि मैम फोटो से दिखाओ, हमें ऐसे समझ में नहीं आया। देखो भैया, ये इसकी बाहर की परत है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं। इसको जूम करके देखा मैंने तो मैम कुछ इस तरह के छोटे छोटे से छिद्र हैं। कोई भी चीज आसानी से अंदर और बाहर जा सकती है। अरे दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। बस तो मैम यही कला होती है इस न्यूक्लियस के। मुखिया जी है ना, हर चीज संभाल सकते हैं। तो भैया ये मुखिया के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स जो हैं इसकी बाहरी परत पे लगे होते हैं, दो झिल्लियों से घिरा होता है। अब मैम कुछ और भी होता है क्या इस न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के बीचों बीच में, मैंने बाहर की लेयर तो आपको बता दी, बीचों बीच में न्यूक्लियोलस नाम का एक और भाग उपस्थित होता है, जो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा। यानी ये खुद ब खुद न्यूक्लियस है मेरे पास, पर इस न्यूक्लियस के बीच में भी एक और हिस्सा है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और चारों तरफ ये क्या घूम रहे हैं मैम, ये कौन कूद फलांग कर रहा है, ये डीएनए है। हम जब भी बात करते हैं ना कि हमारा डीएनए कहाँ है, तो हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस न्यूक्लियस के ऊपर कितनी परत है, दो, यहाँ पर बीच में क्या बैठा है, न्यूक्लियोलस बैठा है, चारों तरफ इसके भी एक द्रव्य पाया जाता है। एक और बात ध्यान रखना, देखो मैं आपको जरा बता देती हूँ। ये मैम सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर मैंने बना दी दो लेयर, इसका लिक्विड अपना अंदर बह रहा होता है, और बीच में इसके न्यूक्लियोलस हमने बिठा दिया। चारों तरफ डीएनए घुमा दो। ये है मैम ब्रेन ऑफ द सेल। ऐसी थोड़ी ना किसी को हम मुखिया कह देते। अब आपका एक सवाल आया मेरे पास कि मैम यहाँ पे जो द्रव्य था, जो यहाँ लिक्विड एक बह रहा था, आपने उसको साइटोप्लाज्म कहा था। तो क्या वही लिक्विड, वही कोशिका का द्रव्य इसके अंदर बह रहा होगा, जो लिक्विड यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। हाँ भाई आप बताओ हाँ या ना, आप बताओ हाँ या ना। ये बाहर की तरफ मैम इसकी झिल्ली हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जिसको हम कहते हैं केंद्रक की झिल्ली। उसके बाद मैम ये जो बीच वाला हिस्सा हमें दिखा, है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा हमें दिखा, इसको मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोलस कहा। फिर ये जो हमें दिख रहे हैं डीएनए है ना, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है। जब माता पिता से गुण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, डेफिनेटली तो यही डीएनए है जो लेकर के जाएगा, है ना। और या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मेनली डीएनए ही पाया जाता है। डीएनए ही आरएनए बनाता है और आरएनए ही प्रोटीन बनाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम याद रखते हैं न्यूक्लियस में डीएनए होता है। यूजुअली डीएनए होता है कुछ ऐसे, जैसे मैं किसी प्लांट की बात कर रही हूँ, किसी वायरस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है उसके न्यूक्लियस में आरएनए हो। ये याद रखना, किसी भी न्यूक्लियस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि डीएनए भी मिल जाए और आरएनए भी मिल जाए। हमेशा याद रखेंगे या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये आनुवांशिक पदार्थ है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर के जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैम उसके अंदर ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो द्रव्य होता है ना, उस द्रव्य को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था ना, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर केंद्रक का अपना द्रव्य पाया जाता है। जैसे कोशिका का द्रव्य था ये, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक का द्रव्य पाया जाएगा। समझ गए? विकी डीएनए का जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मैं आगे बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी जस्ट हम एक जानकारी रखेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटी जो सूचनाओं को लेकर के जाता है वो हमारा डीएनए होता है। ठीक है, तो भैया कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये देखो, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का देखा जाता है ना। यहाँ पर लिखेंगे नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, कि ये डबल मेम्ब्रेन माउंड है, यानी द्विझिल्ली से घिरा हुआ है, दो झिल्लियां इसको बाहर से घेर रही हैं। ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, इसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और सवाल आएगा कि भैया इसकी खोज किसने करी थी, है ना, इसकी खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर करी थी, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। साथ में हर एक कोशिका के पास एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल, हर सेल के पास एक ही न्यूक्लियस उपस्थित होता है। समझ गए कि नहीं? डीएनए की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सब आगे आएगा बहुत डिटेल में, है ना, बहुत डिटेल में आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी लिख लेना इसको। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल क्या है ये? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, नोट करके इस चीज को लिख लेना कि हमारे पास जो मैच्योर आरबीसी होते हैं, आप लोगों को पता है हमारे पास ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, और सेल में भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब मैं आगे जब ब्लड पढ़ाऊंगी तो भी बताऊंगी। पर हमारी जो लाल रक्त की कणिका होती है, यानी रेड ब्लड सेल, जिनको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसका केस बड़ा अद्भुत होता है। मच्योर आरबीसीज जो होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर क्या नहीं है मैम, न्यूक्लियस नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं उपस्थित होता है, तो आप लिख सकते हैं परिपक्व लाल रक्त कोशिका, ये नोट करके लिख लेना अलग से, लाल रक्त कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि जब आरबीसी इमैच्योर होगा, देखो मानो ये मेरे आरबीसी हैं, ठीक है, और ये कैसे हैं, अभी इमैच्योर हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, इमैच्योर हैं, इनको कहते हैं अभी इनमें मैच्योरिटी नहीं आई है, कि बालक नादान है अभी, तो इसके पास न्यूक्लियस बैठा है मैम, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होगा इसका न्यूक्लियस गायब, ये हो गया आजाद परिंदा की अब मैं नहीं सुनूंगा किसी की, है, ये है मैच्योर आरबीसी जिसके पास आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है कि भाई अगर सवाल आता है मैच्योर आरबीसीज का, तो दे आर ई न्यूक्लिएटेड, है ना। मैच्योर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, पर दो जीवों को छोड़ करके। आप बोलोगे सब में होता है, नहीं, एक्सेप्टिंग, यानी अपवाद कौन है, अपवाद है दो जानवर, एक है कैमल यानी ऊंट, और एक और जिसको लामा कहते हैं, है ना, जिसको लामा के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ऊंट और लामा के अंदर विशेषता क्या होती है, इनके आरबीसी थोड़े समझदार होते हैं, मैच्योर होने पर ये अपने न्यूक्लियस को रखते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी परिपक्व आरबीसी में केंद्रक होता है या नाभिक होता है। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, एक थम्स अप का साइन शेयर करो। आप कह रहे हैं मैम लामा कौन होता है? ऊंट जैसा ही दिखता है बेसिकली, और इंडियन स्पीशीज नहीं है ना, ये आपको साउथ अफ्रीका और अमेरिका साइड दिखाई देती है अलग अलग जगह पर। तो बेसिकली ये लामा जो है इंडिया में नहीं मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इस तरह से गुणसूत्र का रूप पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। क्या है ये? गुणसूत्र है। ठीक है, ये हमारे पास
नाभिक है। और इसी के साथ इसी गुणसूत्र को हम देखते हैं तो इसकी छोटी इकाई डीएनए दिखती है, और इसी डीएनए में हमारे जीन्स बैठे हुए होते हैं। एक सेगमेंट, एक खंड इसका जीन के रूप में नजर आता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया हमारा आनुवंशिक पदार्थ कहाँ है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे डीएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। देखो न्यूक्लियस रहेगा तो एडवांटेज होगा, है ना। और यूजुअली आरबीसी है वो भी एक सेल है, और सेल को निभाने मतलब कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस चाहिए होता है। तो डेफिनेटली जिसके पास है बढ़िया है, जिसके पास नहीं है उसके आरबीसी थोड़ा सा बहके हुए रहते हैं, है ना, नादान परिंदे हो जाते हैं वो भी। चलो एक्सेप्शन जरूर याद रखना, एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और ये सारी कहानी हमने समझ ही ली कि मैम न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में ये जो बिखरा हुआ जाल है, क्या है मैम ये जो जाल दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना सभी को कि मैम ये न्यूक्लियस है, इसके बराबर में ये देखो इतना सारा जाल लगा हुआ है। व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं अंतःपृथ्वी जालिका। नाम बहुत बड़ा है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट मतलब बहुत छोटा है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इधर नाम को, बहुत बड़ा शब्द लग रहा होगा, इसको शॉर्ट में किताबों में ER के नाम से लिखा जाता है। एंडो मतलब अंदर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ, अंतः। प्लाज्मिक यानी द्रव्य की बात कर रहे हैं कि ये जो द्रव्य यहाँ पर बैठा हुआ है, पृथ्वी लिख दिया है इसको। और रेटिकुलम वर्ड का मतलब दरअसल होता है नेटवर्क, यानी किसी प्रकार की कोई जालिका। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं अंतःद्रवी जालिका के नाम से, इनर प्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में जो ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये जो जाल लगा हुआ है, मैं आपको इसको अगर और थोड़ा सा यहाँ पर एलाबोरेट करके दिखा दूं तो भैया ये होता है कुछ इस प्रकार से। ये देखो इस तरह से ये ना जाल लगा होता है। अब ये करता क्या है, इस जाल के अंदर कुछ ना कुछ बनता रहता है मैम, है ना। बेटा 2 बजे से नहीं है क्लास आपकी, जीत सर की होगी 2:30 बजे से, तो हमारा सेशन आपका 2:30 बजे तक रहेगा। न्यूक्लियस यानी नाभिक, जिसकी अभी हमने केंद्रक की बात करी, केंद्रक कह लो, नाभिक कह लो, इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये 2 चीजों को बनाने का काम करता है मैम। यहाँ ना घर में जैसे किचन होता है ना, मुखिया जी के बराबर में किचन है, मुखिया जी के बराबर में किचन है, और मुखिया जी देख रहे हैं अच्छा क्या क्या बना रहे हो, चलो बनाओ बढ़िया से। तो यहाँ पर भी 2 हिस्से हैं, और दोनों हिस्सों में कुछ ना कुछ बनता है। एक तरफ बनते हैं प्रोटीन्स और एक तरफ बनते हैं लिपिड, जिसको हम फैट के मॉलिक्यूल्स का एक बड़ा रूप यहाँ पर कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, वो सब लिपिड से ही बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 सरफेस होती हैं, लेकिन दोनों में फर्क है कि मैम एक जो साइड है ना इसकी, उसके ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे से दाने। देखो भैया एक हिस्से पर छोटे छोटे से ये दाने लगे होते हैं। आपने कहा मैम अगर ऐसे किसी सरफेस पर छोटे छोटे दाने लगे होंगे तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जब खुरदुरी हो जाएगी तो इसको नाम भी हमने उसी आधार पे दे दिया कि भैया तुम्हारी सरफेस रफ है, तो तुमको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? RER, यानी खुरदुरी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे इसको? खुरदुरी जालिका कहेंगे। अभी लिख लेना, पहले समझ लो बात को। दूसरी तरफ जो आता है वो है मैम स्मूथ सरफेस है, चिकनी है, इसीलिए इसको SER कहते हैं, यानी चिकनी जालिका के नाम से जाना जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी सतह। बोलो समझ आई बात? हाँ भाई, अरे समझ आई। किचन ऑफ द प्लांट तो मैम होता है, ये सिर्फ बताने के लिए। किचन तो ऑब्वियसली मैम खाना वही बनाएगा, है ना। यहाँ से बनता है प्लांट, बेसिकली ये प्रोटीन और लिपिड बन करके तैयार होते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या कहा, चिकनी जालिका के नाम से जाना, और एक को हमने क्या कहा, खुरदुरी। वो पूछ सकता है कि ये जो भैया छोटे छोटे से दाने लगे हैं, दाने हैं किसके? ये होते हैं राइबोसोम्स। ये जो आपको छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का कोशिकांग है, जो सेल के अंदर बिखरा हुआ भी होता है, यानी फ्रीली भी घूम रहा होगा साइटोप्लाज्म में, और इससे चिपका हुआ भी होता है, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में देखते हैं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये जाल है मैम, तो जाल पर भी चिपका है और फ्रीली भी घूम रहा है, ये राइबोसोम होते हैं। तो आप बता सकते हैं दे आर अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सैक प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका के द्रव्य में मौजूद ये जो ट्यूब जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं अंतःपृथ्वी जालिका। क्या करती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स का निर्माण कराने में मदद करती है। कि ये जो टाइनी टू
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं, यानी ये जो छोटे छोटे बिखरे हुए ट्यूब्स हमारे पास हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी जालिका और एक खुरदुरी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है पेपर के अंदर, है ना। कोई बात नहीं बेटा, अभी खत्म कर दूंगी, चिंता मत करो। आज तो आपकी देखो जीत सर की क्लास है 2 बजे से, कल से अपनी क्लास 1 से 2:30 बजे तक होगी, तो उस आधार पे बढ़िया से समय निकाल के खा पी के बैठना और पढ़ना, ठीक है। पहला है चिकनी जालिका, जिसका काम क्या है, बेसिकली लिपिड को बनाना, और दूसरी है खुरदुरी जालिका, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन्स बनते हैं, किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। ये राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री यहाँ पर कहे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई छोटी छोटी नलिका आकार की संरचना चिकनी जालिका और खुरदुरी जालिका के नाम से जानी जाती है ना। तो इसी चीज को हम लिख लेंगे, ये रफ है और ये स्मूथ है, देखने से ही समझ में आ रहा है। चलिए, अगर वो पूछता है कि इसकी खोज किसने करी थी, है ना, वैसे तो देखो इसकी खोज के ऊपर सवाल आते नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी आ जाते हैं तो आप ये भी बताइएगा, क्लॉड एंड पोर्टर, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज करी थी, ठीक है, क्लॉड व पोर्टर, खोजकर्ता यानी डिस्कवरर।